अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल ट्रायल के बारे में, स्पेशली विद रेफरेंस टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब केस, ताकि आप लोगों को समझ आए कि क्रिमिनल ट्रायल, चाहे वो मर्डर केस का है, चाहे वो ब्लास्फेमी केस का है, चाहे वो किसी भी नेचर का ऑफेंस है, उसका जो क्रिमिनल ट्रायल है उसके स्टेप्स क्या क्या हैं और उसके अलावा किस स्टेप पे कौन सी रेमेडी अवेलेबल है और जो रेमेडीज अवेलेबल हैं आप उसको कैसे अवेल कर सकते हैं। और अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो रेमेडीज हैं या उनका जो केस है वो किस स्टेज पे फॉल करता है और आगे फर्दर जो है वो क्या स्टेप हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को आपके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो है वो कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा कि वो बिहाइंड द बार यानी जेल में कितना टाइम जो है वो उनको मजीद लगेगा और कितनी जल्दी जो है वो रिलीज हो सकते हैं। और जो इनका ट्रायल है फाइनल कंक्लूड होने तक जो है वो आप हमें थोड़ा ओवरव्यू दें कि क्या क्या बीच में स्टेप्स हैं और क्या जो है वो स्टूडेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हम इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स जो हैं वो आज इस वीडियो में आपको दिए जाएं। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि मैं गुजरांवाला से 2-3 क्रिमिनल केसेस जो हैं वो उनमें क्रॉस एग्जामिनेशन थे तो वो कंप्लीट करके वापस आ रहा था तो एक जगह रास्ते में जीटी रोड पे जो है वो एक अजवा रेस्टोरेंट पे हम खाना खाने के लिए रुके तो वहाँ पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो स्टूडेंट और फॉलोअर्स जो हैं वो मुझे मिले और मैं जो है उनके इखलाक की और उसके अलावा उनकी जो उन्होंने जो मुझे रिस्पेक्ट दी उसका मैं इंतहाई मशकूर हूँ और मैं उनको थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ। और उसके अलावा ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो है वो मेरे नज़दीक जो है वो ये जीत है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन माशाल्लाह ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और कोई उनके अंदर जो रिस्पेक्ट का जो एक एलिमेंट है वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और द वे दे ट्रीटेड अस और बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो उन्होंने हमारे साथ जो है वो इंटरेक्ट किया। अचानक से एक जो है वो सामने आ गए तो वो वहाँ पे जो है वो सलाम दुआ हुई, बड़ा अच्छा हमारा जो है वो टाइम गुजरा। तो उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देखें, सबसे पहले कोई भी क्रिमिनल ट्रायल है उसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। कुछ लोग इसको 3 स्टेजेस में जो है वो डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक एक प्री ट्रायल स्टेज और एक ट्रायल और फिर एक आफ्टर ट्रायल स्टेज, जो ये 3 स्टेजेस है। लेकिन मैं इसको मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड करके आपको पढ़ाऊंगा जैसे आप को आसानी से समझ आ जाए। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग ए लेमैन, बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आप सबको इस पूरे प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। और जब आप इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे और एक दफा इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का केस किस किस स्टेप पे कैसे कैसे जो है वो आगे चलेगा। और इससे फिर आपको उनके लॉयर्स की और उनकी लीगल टीम की प्रोग्रेस के बारे में भी अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले एफआईआर लॉन्च होती है अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी में। एफआईआर लॉन्च होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की। जो ही एफआईआर लॉन्च होती है ऑफेंस कमीशन के बाद एफआईआर, एक और क्वेश्चन था, मैं साथ साथ क्वेश्चन भी एड्रेस करता जाऊंगा। क्वेश्चन था कि जी पहले एक प्राइवेट कंप्लेंट, प्राइवेट पर्सन था, कोई और बंदे ने एफआईआर लॉन्च कराई और बाद में जो है वो स्टेट आ गई और अब एनसीसीआईए जो है वो पार्टी बन गई है। आप एक चीज जो मुझसे पूछा गया कि ये कैसे पॉसिबल है किसी केस में। देखें, कोई भी ऑफेंस असल में स्टेट के अगेंस्ट होता है, बिकॉज स्टेट इज द गार्डियन ऑफ सिटीजन्स। जितने सिटीजन है पाकिस्तान में उनकी जान माल इज्जत आबरू हर चीज का तहफ्फुज स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली पेइंग द टैक्सेस। उसके बदले में गवर्नमेंट जो है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है।
तो जब किसी शख्स के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उस ऑफेंस की कमीशन के बाद स्टेट अपनी मशीनरी को एक्टिव करती है। और जब कभी आप अगर प्रैक्टिकली आपने केसेस जो हैं वो कोर्ट्स ऑफ लॉ में देखे हैं हियरिंग्स, तो उसमें लिखा होता है अगर आप फॉर एग्जांपल आपके अगेंस्ट केस है, अगर आप मुलजिम हैं तो क्या लिखा होता है, फॉर एग्जांपल स्टेट वर्सेस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, स्टेट वर्सेस किसी भी शख्स का नेम, तो स्टेट असल में जो है वो केस को चला रही होती है और स्टेट अपने प्रोसिक्यूटर्स के जरिए, अपने जो सरकारी वकील के जरिए केस को प्लीड करती है और पुलिस स्टेट के बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन करती है और कलेक्शन ऑफ एविडेंस करती है। तो ये आप अपने माइंड से में जो है वो ये क्लैरिटी ले आए, कोई भी ऑफेंस उसमें स्टेट जो है वो आपके साथ जो है कोई भी ऑफेंस अगर कमिट होता है तो स्टेट जो है वो ऑफेंडर के अगेंस्ट जो है वो प्रोसीड करती है, जो भी अक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट प्रोसीड करती है और जो भी कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। तो अगर ये कहना, और उसमें विटनेसेस भी स्टेट के होते हैं उसमें, हाँ, लेकिन अदरवाइज अगर आप प्राइवेट लॉयर करना चाहें, जो भी प्राइवेट अगर कंप्लेनेंट है या कोई भी ऐसा शख्स है अगर वो अपना लॉयर करना चाहे इंडिपेंडेंटली या कोई भी ऐसा मामला, तो वो इन असिस्टेंस जो है वो लिया जा सकता है कि अगर आपको स्टेट के लॉयर्स पे ट्रस्ट नहीं है तो देन आप कोई प्राइवेट लॉयर्स के थ्रू जो है वो उसके सारे मामला को देख सकते हैं। लेकिन जो भी मामलात हैं, इवन प्राइवेट कंप्लेनेंट ने भी जो भी एविडेंस या जो भी चीज कलेक्ट करके देनी है तो वो उसने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या कोई भी जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जैसे इंजीनियर साहब के केस में एनसीसीआईए है, उनको जो है वो देनी होती है और फिर वो आगे इन्वेस्टिगेट करके उनको जो है वो बना के पूरी इन्वेस्टिगेशन, जो कि सेक्शन 156 सीआरपीसी से 173 सीआरपीसी तक एक कंप्लीट प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का, तो वही अडॉप्ट होता है हर क्रिमिनल केस में। यानी एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद जो है फौरी तौर पे अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस क्या करती है, अरेस्ट करती है। यानी सेक्शन 46 से लेके ऑनवर्ड प्रोवाइडेड है कि कैसे अरेस्ट किया जाएगा किसी शख्स को, उसका पूरा प्रोसेस है, सर्च कैसे होगी, जामा तलाशी कैसे होगी, वो सब कुछ जो है वो प्रोवाइडेड। जो ही एफआईआर हुई फिर बंदा अरेस्ट होता है। अरेस्ट होने से पहले अक्यूज्ड के पास रेमेडी है कि जो ही उसको पता चले एफआईआर हो गई, वो फौरी तौर पे प्री अरेस्ट बेल 497 सीआरपीसी में जो है वो 497 कह रहा हूं, 498 सीआरपीसी में जो है वो प्री अरेस्ट बेल के लिए चला जाएगा एक हायर फोरम पे और वहां से जो है वो प्री अरेस्ट बेल ले लेगा, जो कि अगर अरेस्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर अरेस्ट हो जाता है सेक्शन 46 और उसके अलावा या 54 में किसी भी तरह से अगर कोई शख्स अरेस्ट हो जाता है, उसके अगेंस्ट एफआईआर हो जाती है और फिर अरेस्ट होने के बाद आपके पास राइट आता है 497 सीआरपीसी में आप पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल करते हैं और पोस्ट अरेस्ट बेल में आपने जज को कन्विंस करना होता है और फिर पोस्ट अरेस्ट बेल में आप बेल लेते हैं और फिर आप श्योरिटी बॉन्ड्स जमा कराते हैं कि अगर मैं पेश ना हुआ या मैं एब्सकॉन्डेंस की तरफ नहीं जाऊंगा और जब भी स्टेट मुझे कोर्ट मुझे बुलाएगी तो देन जो है हम कोर्ट में अपीयर होने के पाबंद हैं और उसमें एक लोकल श्योरिटी जो है वो साथ सबमिट कराई जाती है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में क्या हुआ है कि पहले पोस्ट, क्योंकि अरेस्ट हो गए थे, पोस्ट अरेस्ट बेल 497 सीआरपीसी में फाइल की गई। जो ही फाइल की गई और उसके ऊपर जो है वो क्योंकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से उनके अकॉर्डिंगली, जजेस के अकॉर्डिंगली अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल अवेलेबल था, क्योंकि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का भी जो डिसीजन आ गया और काफ़ी जो है वो न्यूट्रल है, यानी जो इंजीनियर साहब की, मिर्जा साहब की फेवर में कुछ फतावा थे और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अदारे के तो फतावा थे। वो जब आए तो वो कुछ ना कुछ मटेरियल उसके अंदर हो गया तो सेशन कोर्ट से क्या हुआ, उनकी बेल डिसमिस हो गई। नेक्स्ट उसके बाद आप आ जाएं, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि जब ऊपर अभी उनके जो ताहिर अयूबी साहब हैं वो सेइंग के एक टॉक शो में कि हम जो है प्रोसीड करेंगे टूवर्ड्स द हाई कोर्ट। मेरे नज़दीक वो डिसीजन गलत है जब तक आप काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का डिसीजन चैलेंज नहीं करते, क्योंकि एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है। ये तो एक बात ऐसे हो गई कि फोरेंसिक एनालिसिस करके पीएफएसए ने कोई ऑर्डर जो है वो आपके अगेंस्ट कोई फेक रिपोर्ट या कुछ भी गलत डिसीजन दे के आपके हाथ में भेज दिया आपके अगेंस्ट, और आपने उनको बजाय उसको चैलेंज करने के किसी हायर फोरम पे आपने डायरेक्ट उसको लीगल नोटिस भेज दिया। तो मेरे नज़दीक लीगल नोटिस जो है वो
उसकी कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के कुछ एक दो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर देखें, वो जो ताहिर अयूबी साहब ने लीगल नोटिस भेजा है उनको ये कह के कि अगर कल को हाई कोर्ट में हमने बेल फाइल की और हाई कोर्ट हमसे पूछे कि आपने वो जो है डिसीजन जो है वो उसका क्या किया, तो हम उन्हें कहेंगे कि हमने जनाब ये देखें, हमने उनको लीगल नोटिस भेजा है। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जब वो हाई कोर्ट में बेल के टाइम पे ये बात कहेंगे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे को जो है वो लीगल नोटिस भेजा है और हमने उसको जो है वो नेगेटिव में उनका आंसर किया है, तो कोर्ट आपकी कॉम्पिटेंसी पे शक करेगी और आपकी एबिलिटीज जो है उनके सामने खुल के आ जाएंगी। तो इसलिए इस चीज को अलेज करना भी मेरे नजदीक मुनासिब नहीं है कि आप उन्हें कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन अदारे को लीगल नोटिस भेजा। कोई भी डिसीजन किसी भी अदारे से, चाहे वो आपके अपने अदारे से आ जाए, तो आपका लीगल नोटिस बेसलेस है। लीगल नोटिस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइडेड हैं कि किन किन पैरामीटर्स में, किन किन मामलात में आप लीगल नोटिस दे सकते हैं। जैसे अगर आप कहें 3 MPO के तहत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को अरेस्ट किया गया था, आप कहें कि नहीं जी, आप यहाँ से लीगल नोटिस बना के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को भेजें कि जी आपने ये गलत किया है और आप ये जो है इसके पाबंद है, 2 दिन के अंदर अंदर उनको रिलीज करें, अदरवाइज हम जो है वो लीगली प्रोसीड करेंगे। तो ये मेरे नज़दीक बेसलेस बात है। आपको 3 MPO के अंडर अगर कोई इलीगैलिटी आपके साथ या इलीगल डिटेंशन हुआ है, तो आप फौरी तौर पे आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएंगे। और हाई कोर्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट इज द कस्टोडियन ऑफ ऑल सिटीजन्स, तो वो स्टेट को ऑर्डर करेगी कि हमें वो बंदा प्रोड्यूस करो बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो एजेंसीज जो हैं, जो भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं जिनके पास इंजीनियर साहब होते, वो उनको प्रोड्यूस करने के पाबंद थे और फिर कोर्ट उसकी वैलिडिटी और लीगैलिटी और इलीगैलिटी को चेक करती कि उन्हें वैलिडली अरेस्ट किया गया या नहीं, तो वो उसके ऊपर जो है वो डिसीजन होता। लेकिन हम आगे चलते हैं। जब मामला पोस्ट अरेस्ट बेल पे आ जाता है, पोस्ट अरेस्ट बेल वहां से डिसमिस हुई, फिर वो हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट अगर आपकी बेल जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की डिसमिस कर देता है, तो फिर क्या होता है कि फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट एक फोरम है। फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल करेंगे, लेकिन उसके लिए वेटिंग पीरियड बहुत लंबा है और उसमें ऑब्वियसली ड्यूरिंग जब तक वो बेल नहीं होती तब तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है वो जेल में रहेंगे। और मतलब मेरे नज़दीक जो है ये बड़ी अनफेयर बात है कि एक रिलीजियस स्कॉलर जो है वो विदाउट एनी क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो बिहाइंड द बार हो। तो उसमें लीगल टीम को थोड़ा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जब पोस्ट अरेस्ट बेल का प्रोसीजर, यानी ये सब्सटीट्यूटेड एक अलग से जो है वो सब्सिडरी प्रोसीजर है। फिर जब आपका फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, एनसीसीआईए है या पुलिस है या कोई भी अदारा है, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस या कोई भी अदारा 173 सीआरपीसी में चलान सेंड अप टू कोर्ट करता है और कोर्ट में जो है चलान सबमिट करवाता है। अब वो चलान के अंदर पहले डिटरमिन कर देते हैं, अगर वो इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई शख्स गुनाहगार पाया जाए तो उसको गुनाहगार की कैटेगरी में ऐड करते हैं, और अगर कोई शख्स जो है वो बेगुनाह पाया जाए उस इन्वेस्टिगेशन में, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास भी अथॉरिटी मौजूद होती है कि वो अंडर सेक्शन 169 सीआरपीसी में उनको जो है वो बेल लेके छोड़ सकते हैं या डिस्चार्ज कर सकते हैं कि जी एविडेंस डेफिशिएंट है, 169 सीआरपीसी में वो जो है उसको रिलीज कर सकते हैं। ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, एसएचओ की भी ये पावर्स हैं। तो ये मामलात हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगर वो चलान सेंड अप टू कोर्ट हो, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जाएगा। प्रोसिक्यूटर जो है वो उसको स्क्रूटिनाइज करेगा। अगर उन्हें लगता है कि केस नहीं बनता तो वो भी डिस्चार्ज कर सकता है। फिर अगर उसके बाद अगर उसको लगे कि इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल सफिशिएंट है, कन्विक्शन हो सकती है, देन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट दोबारा उसको जो है वो टू दी कोर्ट भेजता है और कोर्ट फिर उसमें कॉग्निजेंस लेती है अंडर सेक्शन 190 टू 193। अगर सेशन ट्रायल है तो 192 में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो 190 में मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में क्योंकि सेशन ट्रायल है, ऑफेंस जो है वो सेशन ट्रायल के लिए जो है वो टेकअप होगा,
तो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते ही उसको ऊपर फॉरवर्ड कर देगा टू द सेशन कोर्ट, और सेशन कोर्ट फिर उसको जो है वो फर्दर आगे जो है वो उस चलान के बाद जो चलान रिसीव करेगी कोर्ट, उसके ऊपर फर्दर जो है वो क्या होगा, कोर्ट उसको अगर वो मैजिस्ट्रियल ट्रायल है 241A में जो है वो उसको दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल कॉपीज सप्लाई की जाएंगी अक्यूज्ड को। फिर जो है वो जो भी एलिगेशंस चलान, उसके बाद उसके अंदर जो स्टेटमेंट 161 की स्टेटमेंट्स इन्वेस्टिगेशन में जो ली गई थी, और उसके अलावा जो जो मवाद है वो सब की अटेस्टेड कॉपीज, क्लियर लेजिबल कॉपीज अक्यूज्ड को प्रोवाइड की जाती हैं, बिकॉज टू फुलफिल दी सेक्शन 10A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है फेयर ट्रायल वाली बात, कि उसको जो है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि उसको बताया जाए कि आपके खिलाफ क्या जो है वो एलिगेशंस है, और फिर साथ ही चार्ज फ्रेम किया जाता है। चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज सेशन कोर्ट फ्रेम करेगी, और फिर चार्ज फ्रेम करने के बाद नेक्स्ट जो है वो, और प्रोसीजर क्या है चार्ज फ्रेम होने का, वही सेम प्रोसीजर 221 से लेकर 239 ऑफ द सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है कि चार्ज कैसे फ्रेम होगा, उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं और किस तरह उसको फ्रेम किया जाएगा। चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट पूछेगी उसे डू यू प्लीड गिल्टी, अगर वो कह दे यस कन्फेशन कर ले, कोर्ट उसको फौरी तौर पे पनिशमेंट सुना के जो है वो केस खत्म कर देगी। और अगर फॉर एग्जांपल वो कहे उसका आंसर नेगेटिव में हो, जो कि हम श्योर इंजीनियर साहब का भी यही आंसर होगा नेगेटिव में, तो फिर कोर्ट कहेगी चलें जी प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस जमा कराए, एविडेंस के अपनी एविडेंस कराए। तो फिर जो पुलिस है, जो एनसीसीआईए है, वो अपनी एविडेंस कराएगी, और एविडेंस कराने के बाद जो है उसमें वो जो भी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल, जैसे कि वीडियोस हो सकती हैं कोई इंजीनियर साहब के अगेंस्ट, कोई उनकी सेइंग्स, कोई उनकी फॉर एग्जांपल उससे रेलेवेंट क्रिश्चियंस कम्युनिटी के कोई एविडेंस हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो है, इन चीजों को एज एविडेंस के तौर पे, और जो कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेन कराई थी और कुछ और लोग जो उनसे रेलेवेंट है, जो इनको 161 में विटनेस के तौर पे लाया गया, उन सबको काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के डिसीजन को, इन सब को वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना के इनको एविडेंस में सबमिट कराएगी। और जब वो एविडेंस कराएगी, फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लॉयर के पास राइट आ जाएगा कि वो अब उनको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन के प्रिंसिपल क्यूएसओ, अगर किसी लॉयर ने क्यूएसओ नहीं पढ़ी या उसको क्यूएसओ के प्रिंसिपल्स, एविडेंस एक्ट के प्रिंसिपल्स नहीं पता, तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कतई नहीं करना चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक किसी भी केस के जीतने या हारने की बैकबोन होती है, और उस क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने उनको क्रॉस एग्जामिन करके इन्वेस्टिगेशन में डेंट क्रिएट करना होता है, और आपने जो ऑफेंस है उसके इंग्रेडिएंट्स को जो है वो नेगेटिव में जो है वो क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेसेस और जो ऑफेंस है उनको आपने डैमेज करना होता है। और जो ही वो डैमेज हो जाए, फिर आपके पास जो है जो ही उनके विटनेसेस जो है वो हो जाए, उसमें एहतियात क्या करना होता है कि तमाम विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन सेम डे करना है। और जब एक विटनेस को अंदर बुला के कोर्ट में क्वेश्चनिंग की जाती है, बाकी सब लोगों को कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर जब एक विटनेस जो है, जब उसको क्रॉस कंप्लीट क्वेश्चनिंग कर लें, क्रॉस एग्जामिन कर लें, अगर वो जो भी स्टेटमेंट दे आप वो उसको सवाल पूछ लें, फिर आप उसको कोर्ट में बिठाएंगे, और फिर दूसरा विटनेस बाहर से बुलाएंगे, उसको क्वेश्चनिंग करेंगे, फिर उसको भी कोर्ट में बिठाएंगे ताकि वो क्वेश्चन जाके बाहर किसी से दूसरों से शेयर ना करे। तो इस तरह जो है क्रॉस एग्जामिनेशन को आपने बड़े एहतियात से जो है वो करना होता है। और 99% जो है, अगर आप क्वेश्चन आपको क्यूएसओ पे अबूर है, किसी भी केस पे अबूर है, हमने बहुत सारे मल्टीपल केसेस में जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत सारे चोर पकड़े, बहुत सारे झूठे लोगों को जो है वो हमने जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पकड़ा, क्योंकि इस पे हमारी बल्कि 1-2 वीडियो भी है क्रॉस एग्जामिनेशन एंड आर्ट ऑफ एडवोकेसी के ऊपर और आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर, तो वो भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो लेकिन कहने का मकसद ये है क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद अक्यूज्ड का जो है वो राइट आ जाता है। अक्यूज्ड को कोर्ट राइट देती है कि अगर वो 340 सब क्लॉज 2 में अगर वो अपनी स्टेटमेंट दे के ऑन ओथ देना चाहता है, कि अगर आपको लगता है, लेकिन इसमें भी लॉयर को अक्लमंद होना जरूरी है, लेकिन अगर वो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में डेंट बहुत सारे क्रिएट कर चुका, तो उसे 340 की बजाय 342 में प्रोसीड करके उसको जो है वो वाइंड अप करना चाहिए,
क्योंकि फिर क्रॉस एग्जामिनेशन अक्यूज पे नहीं होता, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है, तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अक्यूज का बयान, अगर आपको लगता है कि प्रोसिक्यूशन में केस स्ट्रांग है, तो फिर आपने मूव करना है, और आपको लगता है कि आपका जो अक्यूज्ड है वो विजिलेंट है, और वो जो है अपना, अगर आप उसकी तैयारी करवाएं तो बेहतरीन जो है वो उसका आंसर कर सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन को फेस कर सकता है, तो देन आप 340 सब क्लॉज 2 में ऑन ओथ उनकी स्टेटमेंट दिलवाएंगे, और अपनी तरफ से जो भी एविडेंस एज ए विटनेस उसको पेश करा के जो कुछ भी आप सबमिट कराना चाहें, एग्जिबिट कराना चाहें, वो करा सकते हैं। फिर वो जो कुछ आप सबमिट कराएंगे वो सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। फिर नेक्स्ट जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है उनको क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट मिल जाता है। फिर जब ये क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा और उसके बाद जो है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे दोनों टीम्स की तरफ से, जो डेंट क्रिएट किए डिफेंस ने वो उनके ऊपर बात करेगी, जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस दी प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स उनको जो है वो डिफेंड करेंगे, और फिर जो है फाइनल कंक्लूजन जो है वो ऑनरेबल सेशन जज साहब जो है वो जो भी जज सुन रहा होगा वो उसके ऊपर फाइनल डिसीजन देगा। और वो जजमेंट अगर उसे वो कन्विंस हो जाए डिफेंस के डेंट से, अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन प्रूव ना कर सके, तो देन जो है वो फौरी तौर पे उसको एक्वेटल कर देती है, जिसे बाइज्जत बरी कहते हैं, कि जी एक्वेटल कर देती है, रिलीज कर देती है फ्रॉम द चार्ज। और अगर वो फॉर एग्जांपल जो है वो डेंट क्रिएट ना कर सके और प्रोसिक्यूशन का केस स्ट्रांग हो, तो सेशन कोर्ट कन्विक्शन सुना देती है, और वो सजा सुना के और देन जो है वो आगे प्रोसीड कर दी जाती है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में इसी तरह सारा प्रोसेस यही चलेगा, और इसके बाद फिर आपके पास राइट आता है, अगर आप एक्वेटल हो जाते हैं, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अगर एक्वेटल हो जाते हैं, तो एक्वेटल होने के बाद यानी रिलीज कंप्लीट बरी होने के बाद क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन के पास राइट होगा कि वो उसको अपील में ऊपर हाई कोर्ट में चैलेंज करे कि ये जो है वो इनका एक्वेटल गलत हुआ है। लेकिन एक्वेटल 99.99% जो है वो एक्वेटल अपहेल्ड ही होते हैं, क्योंकि ये प्रिजम्पशन ऑफ डबल इनोसेंस है और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है प्रोसिक्यूशन ने, तो इसलिए जो है कोई प्रोबेबिलिटी का चांस नहीं होता। तो लिहाजा अगर आप एक दफा सेशन कोर्ट से एक्वेटल हो गए, तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वहां पे आप जो है वो वापिस रिवर्स हो एक्वेटल। उसके बाद क्या होता है, अगर कन्विक्शन हो जाती है, तो फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को आगे फर्दर जो है वो एक तो ऊपर अपील फाइल करनी है कन्विक्शन के अगेंस्ट सीआरपीसी के अंडर, और फिर दूसरा जो है इसके साथ साथ 426 में वो दोबारा बेल भी अप्लाई कर सकते हैं, बेल आफ्टर कन्विक्शन, तो वो 426 सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है, तो वो आप हाई कोर्ट से सीख कर सकते हैं, और उसके अंडर जो है वो सारा मामला फिर हाई कोर्ट उसको स्क्रूटिनाइज करेगी। लेकिन एक बात जहन में रखें, जो कुछ ट्रायल कोर्ट में सेशन कोर्ट के टाइम पे जो कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन, वहां पे जो कुछ एग्जामिनेशन, जो विटनेसेस और जो मामला ट्रायल कोर्ट में हुए, हाई कोर्ट उसकी सिर्फ उसको एनालिसिस जरूर करेगा कि कहाँ लीगैलिटी इलीगैलिटी और कहाँ मामला क्या क्या कुछ हुआ, लेकिन उसको डिटेल में ट्रायल दोबारा नहीं चलाएगा। वहां पे आपने जज को जो है वो लीगल जो डेंट्स हैं या लीगल जो मामला जहां पे दोनों कोई भी मिसहैप हुआ या जहां पे मिस इंटरप्रिटेशन हुई बाय द जज या बाय द लॉयर या प्रोसिक्यूशन के जो लूप होल्स हैं उनको हाईलाइट करना होता है हाई कोर्ट में, और इसी तरह आपने सुप्रीम कोर्ट में भी लीगल और फैक्चुअल ग्राउंड्स जो है वो आपने टेकअप करने होते हैं, और कोर्ट ने एक दफा सारे रिकॉर्ड को एग्जामिन करना होता है, लेकिन उसमें दोबारा दोबारा एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता। तो अब आई होप सो कि आपको इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू का समझ आ गया होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का केस जो ट्रायल है वो कैसे चलेगा। और लास्ट क्वेश्चन जो था मैं मतलब एड्रेस करना चाहूंगा अब आपका आंसर कि कितना टाइम जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को लग सकता है। तो नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी क्रिमिनल केस जो बड़े से बड़ा केस हो तो उसको पाकिस्तान में जिस तरह के सिस्टम चल रहे हैं वहां से तकरीबन 2-2.5 साल नॉर्मली लग जाते हैं केस को वाइंड अप होते होते। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई बहुत ज्यादा हीनियस नेचर का केस हो या सेंसिटिव मामला हो तो जल्दी भी वाइंड अप हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी लीगल टीम विजिलेंट नहीं है तो इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है इसके अंदर। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि एक दफा बेल की तरफ आप जो है वो मूव करें और देन जो है वो सारे मामला आगे जो है वो चलें। तो होप फॉर द बेस्ट के दूसरा जो है अगर आप इसी के अंडर टीएलपी के जो भी अभी एफआईआर हुई है
ऑनरेबल आईजी साहब ने जो है, आईजी पंजाब ने जो है वो स्टेटमेंट दी कि जी 740 लोग तो वो हैं जो हमने डिफरेंट उनसे जो है वो इनके टीएलपी वालों के जो है वो अरेस्ट किए, जिन्होंने बसें जलाई और बहुत कुछ जो है वो जलाया। तो लिहाजा टीएलपी के लोगों का भी सेम ट्रायल इसी प्रोसीजर से, जो मैंने आपको बताया है, हर क्रिमिनल केस इसी प्रोसीजर के अंडर से गुजरेगा। और वो जो लोग 740 अरेस्टेड हैं, उन अरेस्टेड लोगों के लिए भी सेम इसी तरह स्टेजेस पे रेमेडीज हैं और इसी तरह उनके जो है वो सारे मामलात होंगे। तो लिहाजा आज आपने ये सीखा कि क्रिमिनल ट्रायल्स को चलाया कैसे जाता है और कौन कौन सी स्टेजेस हैं उसमें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आपने जरूर पूछना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।